Hello, everybody. Welcome to our classroom. I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss Chapter 2 of Class 11 CBSE Accountancy. The name of the chapter is Theory Base of Accounting. So, without wasting any time, let's begin our video. First of all, if we see the introduction part of this chapter, we need to understand what is the meaning of transaction. Transaction का मतलब क्या होता है? And exchange of goods services for consideration from business with outsiders. हम लोग किसी आउटसाइडर मान लो आपका बिजनेस है, आप किसी आउटसाइडर को गुड्स या सर्विसेज देते हैं और बदले में कंसिडरेशन मतलब है आपके पैसे, ये आप एक्सचेंज करते हैं तो आपका ये एक ट्रांजैक्शन कहलाता है. दिस इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन. कुछ और डेफिनेशंस यहाँ पर दी हुई हैं. एसेट्स मींस व्हाट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, बट स्टिल एसेट्स का मतलब होता है रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, जो हमारी चीजें हैं, जो एज अ बिजनेस हमारे बिजनेस में चीजें हैं जो हम ओन करते हैं. लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस टू पे, दैट मीन्स हमको उनको अभी पे करना बाकी है. Capital means what? Initial investment for business operations. When we open a new business, whenever we are beginning with a new business, a certain amount of money is required for the operations. उस सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो हम बिजनेस खोलने के समय करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल. लास्ट वन इज अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है ये भी लास्ट वाले वीडियो में था, बट स्टिल collecting information, recording information, classifying all the transactions for the ledgers, summarizing, analyzing. Analyze हम किसको करेंगे? ये आपके सारे transactions को, whether they are monetary or not, then interpreting transactions, right? ये सारे आपके accounting process के steps हैं. Moving on, we have first of all certain definitions जो हमारे brain में clear होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, so that we do not misreproduce them. First one is entity. Business entity means a specific identifiable business enterprise like Tata, Reliance, Amul, Sony, etc. Entity का मतलब होता है एक specific identifiable business, यानी identifiable मतलब जिसको आप पहचान सकते हैं. Example है उसका टाटा, रिलायंस, अमूल, सोनी, ये सारे businesses हैं, इनको हम entity कहते हैं. Transaction is very simple exchange of goods and services for consideration. यहाँ पर consideration हमारा money हो सकता है, या पहले आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में we used to exchange goods and services for the goods and services. That is also termed as a transaction. In the words of L.C. Cooper, a person's dealings in money or money's worth are termed as transactions. आज के ज़माने में और एल.सी. कूपर के वर्ड्स में अगर हम बोलें तो एक इंसान जब मनी या मनी के वर्थ में डील करता है उसको हम बोलते हैं transactions. Assets are the properties or economic resources of an enterprise which can be expressed in monetary terms. They can be divided into two parts. We'll continue in the next slide. असेट्स वो हैं जो हम हमारे एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी है या हमारे रिसोर्सेज हैं. ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, इसका मतलब हम इनको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी पैसों में बता सकते हैं हमारे एसेट्स कितने रुपए के हैं. मूविंग ऑन, असेट्स का डेफिनेशन तीन जनों के हिसाब से दिया हुआ है. फर्स्ट वन इज फिनी एंड मिलर. Assets are future economic benefits, the rights which are owned or controlled by an organization or individual. कोई भी इंसान या कोई भी संस्था जिन चीजों को ओन करती है, जो जिसकी वो मालिक है या जिनको वो कंट्रोल करती है, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं. मतलब इनको फ्यूचर में बेच के आप पैसा कमा सकते हैं, ये वो चीजें हैं या ये आपके राइट्स हैं, आपके हक हैं, इनको हम असेट्स कहते हैं. सेकंड है आर ब्रोकिंगटन के हिसाब से, assets are property or legal rights owned by an individual or a company to which money value can be attached. कोई भी ऐसी चीज जो आप ओन करते हैं, कोई इंडिविजुअल ओन करे या कोई कंपनी ओन करे, जिसका कोई वैल्यू हो, जिसके साथ आप कोई वैल्यू अटैच कर पाए, उसको असेट बोलेंगे. फाइनली, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स जो यूएसए में है, वो कह रही है करंट असेट्स include cash and other assets or resources commonly identified as those which are reasonably expected to be realized in cash or sold or consumed during the normal operating cycle of the business. अच्छा, हमारे assets दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज करंट असेट, सेकंड वन इज नॉन करंट असेट. यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स वाला, वो आपसे कह रहे हैं करंट असेट्स में कैश या बाकी के एसेट्स आते हैं
और इनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, जिनको आप नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज भी कर सकते हैं, मतलब बेच भी सकते हैं। और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हमारा होता है 1 ईयर का। इससे एक बात वेरी बहुत ज्यादा साफ हो जाती है, वो ये है कि करंट असेट्स आर लिमिटेड टू ओनली अप टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और जो 1 ईयर से ज्यादा के पीरियड के होते हैं वो आपके होते हैं नॉन करंट असेट, जिनको हम हमारी भाषा में फिक्स्ड असेट्स भी बोलते हैं। फिक्स्ड असेट्स के भी दो टाइप्स हैं, पहला है टेंजिबल, दूसरा है इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स व्हाट, दोज असेट्स which you can see, which you can touch them, all of that are tangible. intangible आप देख नहीं सकते, उनको आप टच भी नहीं कर सकते। टेंजिबल असेट्स के 4 एग्जांपल्स दिए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स। इनटेंजिबल में आता है गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं, हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट वी कैन नॉट सी देम और वी कैन नॉट टच देम, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद देम। ऑब्वियसली इंटेंजिबल असेट्स को सेल जरूर किया जा सकता है। अच्छा, आगे करंट असेट्स में लेस देन 1 ईयर वाले पीरियड के होते हैं। ये उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। डेटर्स, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको आपने क्रेडिट पे सेल किया है, राइट। आज अगर आपने सोहन को गुड्स दिए और सोहन ने बोला मैं ये 2,000 रुपए के गुड्स आपसे ले रहा हूँ, बट इसके 2,000 रुपए मैं आपको दूंगा 1 महीने बाद, तो 1 महीने तक सोहन आपका डेटर बना रहेगा। बिल्स रिसीवेबल ऑलमोस्ट डेटर जैसा ही होता है कि आप इसको इससे पैसे लेना बाकी है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, ड्राफ्ट्स इन हैंड, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आपके करंट असेट्स में आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी अगर नॉलेज ले लें, वो एक्सपेंसेस जो हमने ड्यू डेट से पहले ही पे कर दिए उनको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। मूविंग ऑन, लाइबिलिटीज के बारे में देखिए। अब असेट्स देख लिया, लाइबिलिटीज देखें अगर, तो लाइबिलिटीज का डेफिनेशन, दीज आर certain obligations or dues which a firm has to pay। फर्म को पे करना बाकी है, उन ऑब्लिगेशंस को या उन ड्यूज को हम बोलते हैं आपका लायबिलिटीज। फाइन। और इसके भी दो टाइप्स हैं, नॉन करंट एंड करंट, जैसे वो असेट्स में था। नॉन करंट लायबिलिटीज को हम बोलते हैं फिक्स्ड लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं, और करंट जो 1 ईयर के अंदर में होते हैं। नॉन करंट का एग्जाम्पल है बैंक लोन, मॉर्टगेज, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लायबिलिटीज। नॉन करंट 1 ईयर से ज्यादा के लिए होते हैं, यानी इनको पे करना 1 साल के अंदर जरूरी नहीं है। फाइन। करंट लायबिलिटीज वो हैं जिनको 1 साल के अंदर पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें आते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट। इनको एक एक करके आगे चल के हम लोग समझ लेंगे। अब आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, जैसे हम बोल रहे थे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल ना, वो इसमें आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दो चीजें हम ऐड कर देते हैं, पहला है डेटर्स और दूसरा है बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर्स आपके, they are the person who owe to an enterprise an amount for buying goods and services on credit। इनको आपने गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं क्रेडिट पे, अभी तक उसका अमाउंट आया नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको हम बोलेंगे डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल्स वो क्या है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल फ्रॉम डेटर। ये बस उन डेटर का ही बिल है जिसको हम एक नाम दे देते हैं बिल्स रिसीवेबल, कि कितना अमाउंट उनसे हमको लेना बाकी है। Fine. Trade payables on the other side will be a sum of creditors plus bills payable। वहां पर डेटर्स था, यहाँ पर क्रेडिटर्स आ जाएंगे, वहां बिल्स रिसीवेबल्स था, यहाँ पर बिल्स पेबल्स आ जाएंगे। क्रेडिटर्स का मीनिंग है these are the persons who have to be paid by an enterprise an amount for providing enterprise goods and services on credit। इनसे हमने लिया है, ये वो लोग हैं जिनसे हमने कुछ ना कुछ लिया है, गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं क्रेडिट पे, अभी तक पैसे चुकाना बाकी है, और इसीलिए इनको हम लायबिलिटी के अंदर डालते हैं। बिल्स पेबल वही है, अमाउंट बिल्स अमाउंट पेबल टू द क्रेडिटर्स, उसको हम बोल देते हैं बिल्स पेबल। मूविंग ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखिए, देर आर नंबर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझें तो आपका बिजनेस जो है और आपका जो ओनर है, उन दोनों को मिक्स करने की बहुत बड़ी भूल लोग करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। वो दोनों सेपरेट होते हैं, एकदम सेपरेट होते हैं। जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हमें बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। देन कम्स ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं और वो दोनों का नाम क्या है, डेबिट और क्रेडिट। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, वेरी वेरी केयरफुली वी नीड टू नो दैट।
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या होता है कि बिजनेस का इनडेफिनिट लाइफ है, मतलब उसका इतना सादा लाइफ हो सकता है, जब तक हम उसको चाहें तब तक हम चला सकते हैं। वो बात अलग है, बिजनेसेस बहुत ज्यादा चलते नहीं है अगर हम उनमें मेहनत ना करें तो। कॉस्ट कंसेप्ट आता है, रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट्स एट परचेज कॉस्ट। आपने मान लो मशीनरी खरीदा 10 लाख रुपए का, आज आप उसको सेल करने गए तो सिर्फ 5 लाख रुपए मिले। जरूरी नहीं है आप मशीनरी का 5 लाख रुपए अपने अकाउंट्स में दिखाएंगे, नहीं। आपने जिस कॉस्ट पे उसको परचेज किया उसी कॉस्ट को आप अपने बुक्स में दिखाएंगे, मतलब 10 लाख रुपए। मूविंग ऑन, कुछ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग सॉरी फिफ्थ नंबर है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, यानी आपका अकाउंटिंग पीरियड पूरे 1 साल का तो होता है, पर उसकी दो डेट्स हो सकती हैं। पहली डेट हो सकती है कैलेंडर ईयर यानी जनवरी 1 से दिसंबर 31। दूसरी डेट हो सकती है फिजिकल ईयर यानी कि अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक। नॉर्मली फिजिकल ईयर ही माना जाता है, अप्रैल 1 को उनका न्यू ईयर शुरू हो जाता है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब क्या है? विल रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। जो ट्रांजैक्शंस आपके पैसों के टर्म्स में आ सकते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, वही ट्रांजैक्शंस आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए कि आपने राज साहब से बात किया कि सर मैं आपको ये ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा। अभी तक ऑर्डर डिलीवर हुआ नहीं है, तो जब तक वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हो जाता वो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। एक बार ऑर्डर डिलीवर हो गया, पैसे आ गए, या मान लो ऑर्डर डिलीवर भी हो गया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो भी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकता है। देन कम्स मैचिंग कंसेप्ट, दैट मीन्स व्हाट, आप सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपका परफेक्ट रेवेन्यू आप जान सकें, नेट इनकम आप जान सकें। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? हमारी इनकम। इसका एक एग्जांपल मान लीजिए, सपोज आपने किसी से 1000 रुपीज के गुड्स खरीदे, 1000 रुपीज के ऊपर आपने 200 रुपीज भाड़े वाले को दिए यानी कैरेज को दिए, ठीक है, तो 1200 रुपीज आपकी कॉस्ट हुई। उस गुड्स को अगर आप 1500 रुपए में बेच रहे हैं तो आपका नेट प्रॉफिट खाली 300 रुपए का होगा। लेकिन अगर यहीं पर आप कैरेज को, यानी वो जो आपने एक्सपेंस लगाया, वो कैरेज अगर आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आपका नेट इनकम वो क्या बताएगा? 500 रुपीज बताएगा। यहाँ पर आपकी नेट इनकम गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आपने 200 रुपीज कैरेज वाले को दिया है। फाइन। अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कंसेप्ट आप देखिए, वो असेट्स जो हैं, वो आपने जितने भी कैपिटल अपने बिजनेस में लगाया है उसके इक्वल में आपके एसेट्स होने चाहिए। असेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द बिजनेसमैन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। आपने एज अ बिजनेसमैन जितना कैपिटल अपने बिजनेस में लगाया, उतने के एसेट्स होना बहुत जरूरी है। रियलाइजेशन कंसेप्ट देखिए, इनकम को तभी हम मानते हैं जब वो रियलाइज होती है। इसका मतलब जिस तारीख पर जिस डेट पर गुड्स और सर्विसेज आप ट्रांसफर करेंगे उसी दिन पे आप इनकम को मानेंगे। अगेन वही एग्जांपल, अगर आप सिर्फ किसी से बात कर रहे हैं कि ठीक है मैं ऑर्डर भेज दूंगा, उस दिन आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी। जिस दिन आप ऑर्डर वहां डिलीवर कर देंगे, जिस दिन आपका कस्टमर गुड्स और सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लेगा, उस दिन आपकी इनकम गिनाएगी। इसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। मूविंग ऑन, अभी लास्ट स्लाइड है इसका, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट और वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, यानी आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। अगर आपके पास वो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नॉर्मली ब्लैक मनी इसी से जनरेट होता है। लोग ब्लैक मनी कैसे जनरेट करते हैं? उनके ट्रांजैक्शन का कोई सबूत ही नहीं होता, तो कोई बोल नहीं सकता उन्होंने इनकम जनरेट किया कि नहीं किया। नेक्स्ट कम्स मटेरियलिटी, आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो आपके बिजनेस के डिटर्मिनेशन के लिए जरूरी है। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के साथ सिर्फ बात की, तो डिटर्मिनेशन के लिए यानी इनकम को जानने के लिए वो बातें जरूरी नहीं है, वो ट्रांजैक्शन जरूरी है जो आपके इनकम को प्योरली बता पाए, डिटेक्ट कर पाए इनकम को। देन कम्स फुल डिस्क्लोजर, आप सारी की सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताएंगे, ताकि आपके यूजर्स को भी फेयर पोजीशन के बारे में पता चले कि बिजनेस की क्या पोजीशन है, प्लस आपको भी पता चले कि बिजनेस में क्या हो रहा है इस समय। नो इन्फॉर्मेशन हैज टू बी केप्ट हिडन बाय द ओनर, इसका मतलब ये होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने शुरू से जो प्रैक्टिस, जो मेथड या जो टेक्निक शुरू से आपने अपनाई है, आपको हमेशा तक वही अपनाने की जरूरत है, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंसी।
आप किसी समय पर सिंगल एंट्री सिस्टम अपना रहे थे, अब आप ड्यूअल एंट्री अपना रहे हैं, वापस आपने सिंगल एंट्री ले लिया। दैट इज नॉट करेक्ट। आपको जो भी आप यूज कर रहे हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो सब आपको कंसिस्टेंटली यूज करते रहना है। हालांकि वो बात अलग है कि सिंगल एंट्री अब बंद हो गया है। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस का मतलब देखिए, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, पॉसिबल लॉसेस। फाइन। इसका सिंपल मतलब ये है, हम लोग एक चीज पढ़ते हैं डेटर्स में, उसको नाम देते हैं हम लोग बैड डेट्स का। बैड डेट्स का मीनिंग क्या होता है कि मान लो मैंने 40,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं आज के इस पूरे साल में, जरूरी नहीं है कि वो 40,000 रुपए मुझे मिलेंगे। ये आपका है पॉसिबल लॉस। ठीक है, आप ऐसा मान के चलते हैं कि पूरी की पूरी इनकम आपको नहीं मिलेगी, तो शुरू से ही आप क्या करते हैं, अपने पहले वाले प्रॉफिट में से ही थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के रख देते हैं, ताकि जब आपको अचानक से नुकसान हो तो वो आप उसको बेर कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा अनुमान मत लगाइए कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि लॉस होगा मतलब होगा, और उस लॉस की तैयारी आपको पहले ही करके रखनी है। उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। नॉर्मली कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है पता है ना, बचा के रखना। ठीक है। देन कम्स टाइमलाइननेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समय समय पर मैनेजमेंट को पहुंचाइए। मैनेजमेंट को ही नहीं, जिसको भी जरूरत है, आपके ओनर्स हैं, आपके शेयर होल्डर्स हैं, फॉर जो भी हैं, उनको आप समय समय पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, सो दैट दे कैन टेक रैशनल डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट अकाउंटिंग। आपके डिसीजंस कैसे ले जा पाएंगे, जब उनके पास टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। मूविंग ऑन, दीज आर सर्टेन डेफिनेशंस फ्रॉम द चैप्टर। कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये हम तब इन्वेस्टमेंट करते हैं जब आपका बिजनेस कमेंस होता है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस वी डू अ सर्टेन एसेंशियल इन्वेस्टमेंट, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। यहाँ पर वर्ड एसेंशियल का मतलब क्या हुआ, जो जरूरी है। राइट। सेल्स है, इट कैन बी क्रेडिट और कैश। इसका मतलब आपने गुड्स डिलीवर कर दिए कस्टमर्स को। इसमें दो टाइप्स हैं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल में जब आप उसको गुड्स देंगे तुरंत आपको पैसे मिल जाएंगे। क्रेडिट सेल्स में आपने गुड्स आज दे दिए, पैसे मिलेंगे फिर कभी। रेवेन्यू का मतलब है विच इज अर्नड बाय सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। रेवेन्यू का सिंपल वर्ड है, वो है आपका इनकम। फाइन। एक्सपेंस वी ऑल नो कि आपने जो भी चीजें खरीदी, जो भी चीजें आपने यूज की, जो असेट्स आप खरीद रहे हैं, एवरीथिंग दैट यू आर एक्सपेंडिंग फॉर योर बिजनेस, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर का मीनिंग देखिए, इट मीन स्पेंडिंग मनी फॉर सम बेनिफिट। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बहुत डिफरेंट है, एक्सपेंस अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है। एक्सपेंडिचर का मतलब है बेनिफिट के लिए कोई पैसे खर्च करना, उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं है, वो एक्सपेंडिचर में आता है। एडवर्टाइजमेंट आप क्यों करते हैं, ताकि आपको और ज्यादा प्रॉफिट हो, बेनिफिट ज्यादा मिले। फिर आता है प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। जब आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, उसको हम बोल देंगे प्रॉफिट। उसका ऑपोजिट क्या होगा, जब रेवेन्यू कम हो जाएंगे और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, लॉस। बीच में एक और डेफिनेशन है, वो है गेन की। इट जनरेट्स फ्रॉम incidental transactions such as sale of fixed asset, winning of court case, etc. कभी कभी ऐसे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं कि हमको फिर से फायदा हो जाता है, जबकि वो एक्सपेक्टेड नहीं होता है। एग्जाम्पल है फिक्स्ड एसेट को बेच देना या कोर्ट केस जीत जाना। ये सब आपकी जो चीजें होती हैं अचानक से, जिनमें से आपको कुछ फायदा मिलता है, तो वो प्रॉफिट में नहीं गिनाएगा, वो आपका गिनाएगा गेन में। फिर आता है लॉस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, यानी एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, उसको हम बोल देंगे लॉस। डिस्काउंट का मीनिंग है, इट इज डिफाइंड एज कंसेशन और डिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने 1,000 रुपए की गुड्स सामने वाले को 900 रुपए में दे दिए, तो ये आपने उसको प्राइस में डिडक्शन कर दिया या कंसेशन दे दिया कि ठीक है तुम्हें 100 रुपए की छूट है। इसको हम बोल देते हैं डिस्काउंट। वाउचर इज एन एविडेंस इन सपोर्टिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने वाला जो सबूत है, उसको हम बोल देते हैं वाउचर। मूविंग ऑन, गुड्स जो हैं, इट रेफर्स ऑल द टैंजिबल गुड्स। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ये सब आपके गुड्स में आते हैं। रॉ मटेरियल जानते हैं, जो सबसे पहले आता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मिडिल स्टेज को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, और जब प्रोडक्शन खत्म हो जाता है तो उसमें से क्या निकल के आता है, फिनिश्ड गुड्स। ये तीनों ही आपके गुड्स में कहलाएंगे।
मूविंग ऑन, ड्राइंग्स। अब मान लो कैपिटल क्या था जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं एज एन ओनर। ओनर ही जब बिजनेस से वापस पैसे ले लेगा तो उसको हम बोल देंगे ड्राइंग्स। अमाउंट ऑफ गुड्स और कैश विच इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मैं मान लो मेरे बिजनेस के ओनर हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है, सडनली मुझे पैसे चाहिए, मैंने मेरे ही बिजनेस से ले लिए और पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर लिया, उसको हम बोल देंगे ड्राइंग्स। फिर आता है आपका परचेज। सेल का एकदम एकदम अपोजिट। इट मीन्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट और कैश। आपने सामने वाले से गुड्स खरीदे, ठीक है, क्रेडिट पे या कैश पे, उसको हम बोलेंगे परचेज। अब स्टॉक क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक आपका वो चीज है जो अभी तक सेल नहीं हुआ है, वो गुड्स हैं जो आपने अभी बचा के रखा है, फ्यूचर में उसको सेल कर लेंगे। इसके भी दो टू कैटेगरीज हैं, ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है। सिंपली ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो 1 अप्रैल को आपके पास है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? जो उसी साल के एंड में यानी 31 मार्च को आपके पास होगा, उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर देखिए, दो टाइप्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको अगर एकदम शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मशीनरी को परचेज करना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर से नॉर्मली हम असेट्स को खरीदते हैं, फाइन, और इससे हमको बहुत लंबे समय तक फायदे मिलते रहते हैं। आज हमने अगर मशीनरी खरीदी तो ये मशीनरी 5 साल तक आपके लिए काम कर सकती है, चाहे तो 10 साल भी कर सकती है, लॉन्ग टर्म का बेनिफिट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि हमने खर्चा तो किया लेकिन उससे हमको बेनिफिट्स बहुत कम टाइम के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिस में खर्चा करना, कोई चीज ऑफिस में बनवा देना, या तो फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर लेना, ये सब थोड़े ही समय के लिए आपको बेनिफिट देगा, फिर वापस आपको वही एक्सपेंस बार बार करना पड़ेगा। फाइन। मूविंग ऑन, वी कम टू नो दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अगर इसका मीनिंग देखें, रिटन रूल्स इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आपके जो भी रिटन रूल्स हैं, ठीक है, जो आपके यूनिफॉर्मिटी लाते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मीनिंग क्या है? सब एक तरह से अकाउंट्स बनाएंगे, किसी के अकाउंट अलग किसी के अकाउंट अलग, ऐसा नहीं होगा। ये वो रूल्स हैं जो सबको बताते हैं कि आप सबको अकाउंट्स इस तरह से बनाने हैं। इसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं IASC ने बनाया था, जो एग्जिस्टेंस में आया था 29 जून 1973 में। IASC का सिंपल फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमीशन है, फाइन। और ये जो आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो कमीशन है, ये कमेटी है एक्चुअली। ये इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। ICAI जो है हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश किया हुआ है फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ICAI का फुल फॉर्म है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड की इन्होंने बनाया है, और ये बना था कब? अप्रैल 1977 में, एग्जैक्टली आफ्टर 4 इयर्स। अगर हम याद करना चाहें तो फीचर्स इसके देखिए, टू प्रोवाइड गाइडेंस टू अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स को गाइडेंस देना, इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि आप सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम सही तरह से बने रहें। इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप सबके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एकदम सेम टू सेम होने चाहिए। और दूसरा है सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती रहे। हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI ने बनाए हैं, राइट। मूविंग ऑन, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वही वाला है। हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग द यूनिफॉर्मिटी, सब एक समान बनाते हैं। इन इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा कर सकते हैं। एंड फाइनली इट विल रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसी के बीच में कोई भी झगड़ा ही नहीं होगा क्योंकि सब एक जैसे बना रहे हैं आपके अकाउंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ICAI में रिसेंटली अभी एक अमेंडमेंट आया था in the section 211 of Companies Act 1956, but currently we are following the Companies Act of 2013, fine। इस अमेंडमेंट के हिसाब से financial statements, for example profit and loss account or balance sheet, should comply with the accounting standards।
हमारी जो ICAI की काउंसिल है, इन्होंने अब तक हमारे इंडिया में 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे दिए हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर एक चीज से डील करते हैं, वो चाहे डेप्रिसिएशन हो, कैश हो, फॉर एवरीथिंग दे आर डीलिंग विद देम। कोई भी प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ लीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब इसमें एक और चीज है, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का परफॉर्मा भी हमारी बुक में दिया हुआ है। एक तरफ लाइबिलिटीज आती हैं और दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे असेट्स। लाइबिलिटीज और असेट्स को हमने बहुत अच्छे से अभी तक पढ़ लिया है। बैलेंस शीट अब हमारी थोड़ी अलग तरह से बनती है, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड असेट यानी करंट असेट और नॉन करंट असेट्स को अलग अलग करके लिखते हैं। बैलेंस शीट हम कब प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की अभी कैसी पोजीशन है, ये जानने के लिए हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। Moving on, process of accounting. We have already done that, but if we want to recall it, we'll firstly collect and identify financial transaction. Secondly, we'll record them. Third, we'll classify them. Fourth, हम उनको summarize करेंगे एक जगह पर. Fifth, हम सिर्फ और सिर्फ financial transaction को ही उसमें डालेंगे. Sixth नंबर पे हम उनको analyze और interpret करेंगे, और lastly हम उनको communicate कर देंगे कि जिस जिसको जरूरत है उस information की। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स क्या होते हैं, इनको हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं? कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिप्ट और पे इन स्लिप। फाइन। वाउचर्स दो टाइप के होते हैं, डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट और क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीव्ड। ठीक है, नॉर्मली कहीं पर भी आप क्रेडिट वर्ड देखें, इसका मतलब आपके बिजनेस के लिए वो इनकम है और कुछ भी नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के सबके एक एक करके मीनिंग अगर हम देखें, कैश मेमो का मतलब होता है आपका बिल ऑफ सेल। जब भी आप सेल करते हैं कुछ भी और सामने उसी टाइम पे आपको पैसे मिल जाते हैं, तो आप क्या देंगे? कैश मेमो। इनवॉइस और बिल क्या होता है? जब भी आप गुड्स क्रेडिट पे करते हैं, मतलब क्रेडिट पे लेते हैं, तो सामने वाला आपको इनवॉइस या तो फिर बिल देगा। इसमें कुछ चीजें वो बताएगा पहले से ही कि क्या प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी का है, क्या प्राइस एग्री हुआ है और कब आप उसको पे कर देंगे। ये सारी चीजें उसमें प्रोवाइड करता है सेलर। रिसिप्ट हम कब बनाते हैं? कि हमको ये पैसे मिले, ठीक है, हमने कस्टमर से वो पैसे रिसीव कर लिए, उसको हम तब रिसिप्ट दे देते हैं कि ये आपका एक्सचेंज हुआ था, इसके बदले में हमको ये पैसे मिल गए। पे इन स्लिप हम लोग नॉर्मली बैंक्स में देखते हैं। जब भी हमें बैंक में मनी डिपॉजिट करना होता है, तो हम क्या फिल करेंगे? पे इन स्लिप। ये नॉर्मली एक फॉर्म होता है जिसको हम फिल करते हैं। चेक भी हम लोग बैंक्स में ही देखते हैं। चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, नॉर्मली पीस ऑफ पेपर है, जो पेमेंट ऑफ मनी को ऑर्डर करता है। अगर मान लो मैंने किसी के नाम का चेक बना दिया है, तो मैं बैंक को ऑर्डर कर रही हूँ कि आप सामने वाले इंसान को इतना अमाउंट पे कर दो। जो पर्सन चेक लिखता है उसको हम नॉर्मली ड्रॉअर कहते हैं। यूजुअली उसके पास एक अकाउंट होता है जहाँ पर पैसे पहले से ही डिपॉजिटेड होते हैं, और वो पैसे सामने वाले को यानी ड्रॉई को ट्रांसफर कर देता है। लास्टली ये दो डेफिनेशंस आती हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट का मतलब आता है कि जब हम सप्लायर को गुड्स वापस कर देते हैं, इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं परचेज रिटर्न। हमने किसी से परचेज किया था, उसमें कोई भी रीजन से हमारे जो गुड्स हैं वो सही नहीं थे, फाइन, तो हमने वो गुड्स उनको रिटर्न भी कर दिए, उस समय हम बताते हैं डेबिट नोट बनाते हैं। और लास्टली आपका क्रेडिट नोट, जब आपके कस्टमर आपको गुड्स वापस कर दें, यानी इसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न, तब आप क्या उसको बना के देंगे? क्रेडिट नोट बना के देंगे। इसका मतलब कस्टमर का अकाउंट अब क्रेडिट हो गया है, उसके पैसे थोड़े से कम हो गए हैं, और इसमें आपका जो आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपके पैसे कम हो जाएंगे, आपने सामने वाले को गुड्स वापस दे दिए। मूविंग ऑन, वाउचर का मीनिंग देखें। वाउचर हमने पहले भी पढ़ा है, वेरी सिंपली ये एक ऐसा एविडेंस है या प्रूफ है जो आपके ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल है, जब हम गुड्स परचेज करेंगे हमको कैश मेमो मिलेगा। जब हम गुड्स परचेज करेंगे कैश पे एक्चुअली, तब हमको कैश मेमो मिलेगा। जब हम परचेज करेंगे गुड्स क्रेडिट पे, तब हमको इनवॉइस मिलेगा। जब हम पेमेंट करेंगे तब हमको रिसिप्ट मिलेगा। ये सारे जो टाइप्स है ना, कैश मेमो, फिर इनवॉइस और रिसिप्ट, ये सब किसके हैं? आपके वाउचर के टाइप्स हैं, या नाम है, अलग अलग बोल सकते हैं। वाउचर के दो टाइप्स हैं, एक है कैश वाउचर और एक है नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर कब प्रिपेयर होगा? जब कैश ट्रांजैक्शन होगा, यानी कैश रिसीव होगा या पे होगा।
कैश वाउचर के भी दो टाइप्स हैं, एक है डेबिट वाउचर और एक है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर हम कब बनाएंगे? कैश पेमेंट के लिए बनाएंगे। क्रेडिट वाउचर कब बनाएंगे? हम जब कैश को रिसीव करेंगे तब हम क्रेडिट वाउचर बनाएंगे, वेरी सिंपली। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दो बेसिस हैं, एक है कैश बेसिस और एक है एक्रूअल बेसिस। नॉर्मली आपने देखा होगा हमारी रियल लाइफ में बिजनेसेस दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा बिजनेस होता है जो सिर्फ और सिर्फ कैश में डील करता है, वो लोग सामने वाले को उधार पे कुछ देंगे ही नहीं, क्रेडिट देंगे ही नहीं वो। तो ऐसे में उन लोग सिर्फ कैश बेसिस पे चल रहे होते हैं। और एक्रूअल बेसिस कब आता है? जब आप कैश में और नॉन कैश में दोनों में काम कर रहे हैं, यानी सामने वाले को उधारी भी दे रहे हैं, कभी कभी कैश मिल रहा है तो कैश भी ले लेते हैं। कैश बेसिस का मतलब ओनली व्हेन द कैश इज एक्सचेंज्ड तभी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बेसिस का मतलब सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो, चाहे वो कैश हो या नॉन कैश हो। नॉन कैश वो तो क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल तो पैसे तो आने वाले हैं, उनको वो बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। मूविंग ऑन, अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। फॉर्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन का, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको दूसरे वर्ड्स में अगर हम बोले तो कैपिटल कैन बी इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। इज इट करेक्ट और नॉट? कैपिटल अगर हमको निकालना है, मान लो आपको किसी ने एसेट और लायबिलिटी दे रखा है, आपको कैपिटल निकालना है, तो आप कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे। वाइस वर्सा, लायबिलिटी अगर निकालना है तो असेट्स माइनस कर दीजिए कैपिटल को फाइनली। और दो तीन और इसमें बातें हैं। आपका असेट्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज का मतलब क्या है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दोनों ही बिजनेस के लिए तो है लायबिलिटीज ही ना, कोई अलग बात नहीं है। और आपका जो टोटल असेट है उसमें हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं। टोटल असेट में इंटरनल लायबिलिटीज भी आ गई, एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी आ गई। इंटरनल लायबिलिटी कौन है? आपका कैपिटल है। एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन है? जो बाहर वाले लोगों को देनी है। इसका एक एग्जाम्पल है, मान लो आपके असेट्स 50,000 है, लायबिलिटी 20,000 है, तो कैपिटल कितना होगा? 30,000। इन शॉर्ट, the sum of liability and capital should be equal to asset. Done? Finally, if we conclude this chapter, understanding accounting principles is essential for financial management. अकाउंट्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको समझना, उनको अप्लाई करना बहुत जरूरी है अगर आप फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो। Key concepts help ensure accuracy and reliability in financial reporting. जब भी आप किसी चीज को लेकर के आपके ब्रेन में क्लैरिटी होती है, आप क्लियर होते हैं, आप श्योर होते हैं उस बात को लेकर के, तो आप जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, यानी आप जब उस चीज को सामने वाले को दिखाएंगे, तो आप एकदम सही बताएंगे, एक्यूरेट बताएंगे और रिलायबल इंफॉर्मेशन उसको आप देंगे। किसी से भी मिस्टेक नहीं होगा इफ दे हैव स्टडीड अकाउंट्स वेरी वेल। फाइन। And finally, adherence to standards promotes uniformity and comparability. यहाँ पर adherence का मीनिंग क्या हुआ? You have to stick to them. आपने आज अगर स्टैंडर्ड्स को यूज किया, उनको उनके हिसाब से अगर अकाउंट्स बनाए, तो आगे चल के आपको बनाना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्टिक ऑन दो स्टैंडर्ड्स ताकि आपके अकाउंट्स सबकी तरह बन पाए। आप अपनी एक कंपनी के अकाउंट्स को दूसरी कंपनी के अकाउंट से कंपेयर कर पाएंगे। और यूनिफॉर्मिटी का मीनिंग क्या है? सबके एक जैसे अकाउंट्स होंगे, सारे लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सारे लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सारे लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, यही आपका यूनिफॉर्मिटी और यही आपका कंपैरेटिबिलिटी भी दे देगा। Fine, here will end this particular video. Hopefully you have understood this. Thank you so much for your patient hearing. Do like, share and subscribe this. Thank you so much.